Hello students. In this lecture we'll be learning about accounting standards and IFRS. Let's first understand what are accounting standards. Accounting standards are basic policy documents. Their main aim is to ensure transparency, reliability, consistency and comparability of financial statement. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन एम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलायबिलिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना और कंपेरेटिबिलिटी लाना। So the transaction of all companies will be recorded in a similar manner if they follow these accounting standards. मतलब हर कंपनी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी तो सबके ट्रांजैक्शन सिमिलर मैनर में रिकॉर्ड हुए होंगे, सब एक जैसा ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर सबके स्टेटमेंट एक जैसे होंगे तो वो रिलायबल होंगे और उनमें कंपैरिजन भी इजीली हो जाएगा। The Indian accounting standards are issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). जनरली ये जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही इशू करती है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने इशू किए? ICAI ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेनली डील विद 4 मेजर इश्यूज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से इशू से डील करता है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट, मतलब एक फाइनेंशियल इवेंट कब रिकॉग्नाइज होगा, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। सेकंड क्या है? मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ फेयर मैनर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज टू एंश्योर स्टॉक होल्डर्स आर नॉट मिस इन्फॉर्म, मतलब जो भी स्टेक होल्डर है वो मिस इन्फॉर्म नहीं हो जाए, उसके लिए क्या क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है कंपनी को, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसे ही प्रिपेयर हो और प्रेजेंट हो, ये एंश्योर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी उस कंपनी ने पॉलिसीज यूज की है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, वो सब यूजर को बताना, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिमूव इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि वो हर कंपनी को अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करने से रोके। टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपेरेटिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल है, कंसिस्टेंट है और ट्रांसपेरेंट है, ये एंश्योर करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी यूजर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय कर पाए, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट क्या है? अटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन accounting. Accounting standard provide rules for standard treatment and recording transaction. They even have a standard format for the financial statement. These are steps in achieving uniformity in the accounting method. Accounting standard follow करने का सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, उन सब के लिए रूल्स प्रोवाइड करता है। तो हर किसी का अकाउंटिंग यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। Second, improve the reliability of financial statement. The stakeholders and potential investor base their decision on the data provided by this financial statement. The AS make sure the statement are reliable and trustworthy. जो भी stakeholder है, जो या जो भी potential investor है, जो invest करना चाह रहा है, वो सब financial statement को देख के ही अपना decision लेते हैं। तो ये जो accounting standard है, वो make sure करता है कि वो statement reliable हो। Prevents fraud and accounting manipulation. Following these standards is not optional, it is compulsory. So this standard makes it difficult for management to misrepresent any financial information or commit fraud. मतलब ये standard follow करना optional नहीं है, compulsory है। हर कंपनी को standards follow करना ही पड़ते हैं, इसलिए जो भी मैनेजमेंट है कंपनी का, वो कोई भी डाटा को मिसरिप्रेजेंट नहीं कर सकता। Assist auditor. If an auditor checks that the policy has been correctly followed, he can be assured that the financial statements are true and fair. मतलब अगर ऑडिटर को भरोसा है कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होंगे, तो वो अश्योर कर सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर रिजल्ट बता रहे होंगे। कंपेरेबिलिटी क्या है? Since all entities of the country follow the same set of standards, their financial account become comparable in some extent.
The users of the financial statement can analyze and compare the financial performance of the various companies before taking any decision. Also, two statements are of the same company from different year can be compared. कंपेरेबिलिटी क्या है, अगर हर कंपनी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी तो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो भी सेम ही होंगे, तो वो इजीली कंपेरेबल होंगे। और ये कंपैरिजन दो कंपनियों के बीच में भी हो सकता है और एक कंपनी के अंदर अंदर ही दो अलग अलग ईयर का भी हो सकता है। डिटरमाइनिंग मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट of the entity and can help in increase profitability and maintaining the solvency of the firm. Management should not constantly change the accounting policies because it will lead to confusion for the user of this financial statement. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने में भी हेल्प करता है, और जो मैनेजमेंट है वो बार बार अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगी यूजर्स में। लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, since accounting standards are mandatory in nature they restrict initiative for better presentation and disclosure. मतलब अगर कोई पर्सन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है। रिजिड इन नेचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिजिड इन नेचर, they restrain the accountant from using more suitable alternative solution to a particular problem. अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ता है, तो अगर कोई अकाउंटेंट है वो और आसान तरीका लाना चाहता है तो वो नहीं ला सकता। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, एसेट एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट आर शोन इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब कंपनी की जो भी एसेट और लायबिलिटी है वो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो होती है, मतलब उनकी करंट मार्केट वैल्यू नहीं शो कर सकते। Obstruct the judgment of the auditor, accounting standard obstruct the judgment of auditor as they are mandatory. Accounting standard फॉलो करना मैंडेटरी होता है तो वो ऑडिटर्स को जजमेंट लेने में थोड़ा दिक्कत आती है। ये सब थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशन। अब IFRS क्या है वो समझते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, द टर्म IFRS refers to international financial reporting standard issued by the International Accounting Standard Board. IFRS also covered a wide range of international accounting standard issued by International Accounting Standard Committee. IFRS क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं वो हर कंट्री अलग अलग करती है। मतलब कंट्री के अंदर हर कोई सेम करता है लेकिन हर कंट्री अलग अलग करती है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS क्या करता है, जो सारी कंट्रीज है उन सब का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का तरीका सेम करती है। मतलब अगर किसी को इंडिया की कोई कंपनी को फॉरेन की कोई कंपनी से कंपेयर करना है तो अगर वो दोनों IFRS के हिसाब से बनी हुई होगी तो वो कंपेयर करने में इजी होगी क्योंकि वो दोनों सेम फॉर्मेट में बनी हुई होगी, सेम तरह से प्रिपेयर हुई होगी। IFRS समझ में आ गया? अजम्पशंस देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इट इज अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट, दैट इज द एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। सबसे पहला IFRS अजम्पशन है जो भी कंपनी है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी, वो जल्दी बंद नहीं होगी। Accrual assumption, as per the assumption transaction are recorded on accrual basis, that is as and when they occur and date of settlement is immaterial. मतलब अकाउंटिंग accrual basis पे चलती है, जो भी ट्रांजेक्शन जब भी हो रहा है तभी रिकॉर्ड हो जाएगा। Measuring unit assumption, measuring unit is the current purchasing power. It means that the assets are not shown in the balance sheet at historical cost, but they are shown at current value. Similarly, liabilities are shown at amount they were required to settle them. Measuring unit assumption क्या है? जो भी एसेट्स है कंपनी की वो सब करंट मार्केट वैल्यू पे होगी या फेयर वैल्यू पे होगी, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं होगी। और जो लाइबिलिटीज भी है वो अगर अभी सेटल करना चाहे तो वो किस अमाउंट पे सेटल होगा वो अमाउंट बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। और लास्ट assumption है constant purchase power assumption. This assumption required that the value of capital be adjusted to the inflation at the end of financial year. मतलब कैपिटल इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होगी। assumptions क्लियर है? नीड ऑफ IFRS देख लेते हैं। IFRS क्यों जरूरी है? Easy access to global capital market. Capital market are now become global and companies are now in position to access the funds globally. But the investor all over the world rely on the financial statement prepared on the basis of IFRS. अगर हर इंटरनेशनल कंपनी की IFRS के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हुए होंगे तो जो भी इन्वेस्टर है
उसको कंपेयर करने में इजी होगा। और सिमिलरली जो भी कंपनी है अगर वो किसी इन्वेस्टर को ढूंढ रही है तो वो IFRS के हिसाब से बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ग्लोबल मार्केट में ढूंढ सकती है। इजी टू मेक कंपैरिजन, इंटरनेशनल इन्वेस्टर would like to compare financial statement based on the international accepted set of accounting standard. It improves the ability of investor to compare the investment on the global basis and thus lower their risk of error of judgment. मतलब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है जो कि इंटरनेशनली मार्केट ढूंढ रहे अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग बेसिस पे बना हुआ होगा तो वो उनको कंपेयर करने में मुश्किल आएगी। लेकिन अगर सेम रूल्स पे बना होगा तो वो इजीली कंपेयर कर पाएंगे। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द अडॉप्शन ऑफ IFRS brings uniformity, comparability and transparency of financial statement. It improves the standard and quality of the financial reporting. अगेन अगर IFRS के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी कंपनियां बनाएगी तो वो कंपेरेबल होगी, यूनिफॉर्म होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। Lower cost of capital raised abroad. At present, companies that operate in global environment has to prepare two set of financial statement. One set based on home country's accounting and other based on IFRS. In the case of adoption of IFRS, it will have to prepare only one set of financial statement, and thus cost of raising funds from abroad will be minimized. मतलब अभी जो भी कंपनीज ग्लोबली ऑपरेट कर रही है उन सबको दो स्टेटमेंट बनाने पड़ रहे हैं, एक तो उनके कंट्री के हिसाब से जो भी स्टेटमेंट बनेगा वो, और एक IFRS के हिसाब से। लेकिन अगर IFRS को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनको एक ही स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसेट आर वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, whereas as per IFRS assets are recorded at fair value. Adoption of IFRS would provide a uniform basis for the reporting of true and fair value of assets. मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स वैल्यू होती है और IFRS के हिसाब से करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे वैल्यू होती है। इसलिए अगर IFRS अडॉप्ट करेंगे तो वो एसेट की ट्रू एंड फेयर वैल्यू देगा। डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स, इट इज इजी टू मैनिपुलेट अकाउंट्स एंड कमिट फ्रॉड इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर टफ एंड डिजिट रूल्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ financial statement under IFRS and it is extremely difficult to manipulate the accounts. मतलब जो IFRS के जो रूल्स है वो बहुत टफ है, मतलब इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। IFRS के बेनिफिट देख लेते हैं। हेल्पफुल टू एंटरप्राइज ऑपरेटिंग ग्लोबली, मतलब अगर कोई भी एंटरप्राइज ग्लोबली ऑपरेट करना चाह रही है तो वो अगर IFRS के हिसाब से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है उन सबको भी अटैक करेगी। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में हर कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर इजीली कंपेयर कर सकते हैं तो उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो डिसीजन लेना इजी हो जाता है। हेल्पफुल टू द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबली फंड्स रेज कर सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने IFRS बना रखा होगा तो जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो इजीली समझ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और उसके बेसिस पे फंड प्रोवाइड कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडियन कंपनीज है आराम से इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में एक्सेस कर सकती है। लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड अब्रॉड, अगेन वही दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही सेट बनाना पड़ेगा। अगर IFRS को अडॉप्ट करते हैं तो वो कॉस्ट लोअर करेगा। हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, मतलब जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह या कोई भी अकाउंटेंट्स है, वो अगर कोई कंपनी IFRS को फॉलो करती है तो वो इजीली उनको सर्व कर पाएंगे। ट्रू एंड फेयर वैल्यू, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती है और जो IFRS है वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है। तो IFRS एसेट्स की ट्रू और फेयर वैल्यू बताती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे। थैंक यू।